स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी बाय टीसी सैनी में। आज है 22 मई 2022 और 22 मई 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया। अब यह दिन क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस बार राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि है और राजीव गांधी देश के 6ठे नंबर के प्रधानमंत्री बने थे और भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी बने थे। अब एग्जाम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजीव गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और यह नई दिल्ली में स्थित है। अब 21 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी 21 मई को मनाया गया। अब यह दिन क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन चाय श्रमिकों के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और चाय उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन चाय उपयोग करने के मामले में भारत पहले स्थान पर है। अब बात चाय की हो रही है तो भारत में सबसे पहले GI टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था और दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब ये मई मंथ में मनाए गए। तो देखते हैं मई मंथ के और भी इम्पोर्टेंट डे। विश्व मधुमक्खी दिवस और राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 20 मई को मनाए गए। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाए गए। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व थैलेसीमिया दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी बी अवेयर शेयर केयर। मदर्स डे 8 मई को मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी बी ह्यूमन काइंड। विश्व एथलेटिक दिवस भी 7 मई को मनाया गया। इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को मनाया गया। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ 5 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस 3 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व अस्थमा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी 3 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या थी? इन्फॉर्मेशन राज ए पब्लिक गुड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस और विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाए गए। उज्ज्वला दिवस, विश्व मजदूर दिवस और विश्व हास्य दिवस 1 मई को मनाए गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने देश को दिवालिया घोषित किया है? तो हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रम रानिसिंघे के द्वारा ईंधन और भोजन के संकट के बीच में श्रीलंका को दिवालिया घोषित किया गया है। अब श्रीलंका को घोषित किया गया है तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे और कोलंबो। और करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। अब देखते हैं श्रीलंका के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारत और श्रीलंका ने मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक की। बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 की मेजबानी श्रीलंका ने की। श्रीलंका ने भारत के साथ भोजन और दवा के आवश्यक भुगतान के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है सिलनेक्स। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारत श्रीलंका के बीच एक जल संधि है, पाक खाड़ी जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो हाल ही में एक समिति गठित की गई, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ समिति, और इसकी अध्यक्षता के लिए
AR दवे को नियुक्त किया गया। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है AR दवे यानी अनिल रमेश दवे, और इन्हीं को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब AIFF तो इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1937 को, और हेडक्वार्टर कहाँ है? द्वारका, दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने 2022-23 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा एक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं मिड ईयर 2022 रिपोर्ट जारी की गई, और इस रिपोर्ट में 2022-23 में भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। पहले ये अनुमान 6.7% था, लेकिन इसे अब घटाकर 6.4% किया गया है। और 2023 के लिए पहले अनुमान 6.1% था, लेकिन अब 2023 के लिए भी इसे घटाकर 6% कर दिया गया है। अब बात रेटिंग्स की हो रही है, तो देख लेते हैं और भी रेटिंग एजेंसियों के द्वारा दी गई रेटिंग्स को। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने 2022-23 के लिए GDP दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2023 की विकास दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया। IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए GDP दर 8.2%, वर्ल्ड बैंक द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए GDP दर 8%, ADB द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% की बढ़ोतरी बताई गई। फिक्की ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 7.4%, इंडिया रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए GDP ग्रोथ रेट 7 से 7.2%, ICRA ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 7.2%, अनटैक्ट ने 2023 के लिए भारत की GDP दर 4.6%, और OECD ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए GDP दर 8.1% रहने का अनुमान लगाया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट के तीसरे चरण का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट के तीसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। स्काईरूट एरोस्पेस इसरो की ही एक संस्था है, और इसी के द्वारा भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम फर्स्ट के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है। इसे विक्रम फर्स्ट का नाम इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया है, और इसका परीक्षण हैदराबाद में किया गया है। इसे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पे भी कलाम 100 नाम भी दिया गया है, यानी इसे विक्रम फर्स्ट भी कहा जाता है, और इसे कलाम 100 यानी कलाम 100 भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजन पे ने UPI भुगतान के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में अमेजन पे ने UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के भुगतान के लिए RBL बैंक के साथ समझौता किया है। RBL यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अब अमेजन ने किया है, तो अमेजन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस, और CEO कौन है? एंडी जेसी। और अमेजन की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 1994 को। अब RBL बैंक के साथ में किया है, तो RBL बैंक यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? अगस्त 1943 को, और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और RBL बैंक के MD एंड CEO ने राजीव आहूजा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है? तो हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन नेट जियो के द्वारा स्थापित किया गया है। नेट जियो यानी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। यह विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने में सहायक होगा, और यह माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो इस टीम का नेतृत्व वैज्ञानिक बेकर पेरी के द्वारा किया गया था।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के लौह अयस्क के खनन और निर्यात को मंजूरी दी है? तो हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के लौह अयस्क के खनन और निर्यात को फिर से मंजूरी दी गई है। अब 2012 में इसके खनन और निर्यात पर पाबंदी यानी रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वापस से इसको बहाल कर दिया है। अब कर्नाटक में किया है, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बिश्वराज एस बोम्बई। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। अब देखते हैं कर्नाटक के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मलेरिया के लिए सांस पहल शुरू की। कारगा मंदिर महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। कर्नाटक सरकार ने इमरजेंसी कंडीशन के लिए कावल उथवी ऐप लॉन्च किया। कर्नाटक सरकार ने रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इंस्टीट्यूट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नंदिना छिरी समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना कर्नाटक में की गई। विनय समस्या पहल राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई। कर्नाटक सरकार ने 120 गांवों के लिए पेयजल परियोजना को मंजूरी दी। इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ कर्नाटक में किया गया। दुनिया के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। राजस्व विभाग ने भूमि संरक्षण के लिए दिशा कैंप लॉन्च किया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान कर्नाटक में लॉन्च किया गया। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्यूरम की स्थापना कर्नाटक में की गई। भारत का पहला AI और यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा कर्नाटक सरकार ने की। कर्नाटक के प्रमुख नृत्य हैं यक्षगण नृत्य और डोला कुनीता नृत्य। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, काबिनी वन्यजीव अभ्यारण्य। कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर है, और कर्नाटक में कृष्णराज बांध है जो कावेरी नदी पर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 25% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो हाल ही में IDBI बैंक ने एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 25% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, और ये 25% हिस्सेदारी 580 करोड़ रुपए में बेची जाएगी। अब IDBI बैंक ने घोषणा की है। तो IDBI बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1964 को, और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और IDBI बैंक के वर्तमान में CEO कौन है? राकेश शर्मा। और अध्यक्ष कौन है? श्री ज्ञान प्रकाश जोशी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा UAE T20 लीग फ्रेंचाइजी हासिल की गई है? तो हाल ही में अडानी ग्रुप के द्वारा UAE T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की गई है। अब अडानी ग्रुप, तो अडानी ग्रुप के फाउंडर कौन है? गौतम अडानी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो हाल ही में चीन के द्वारा अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। चीन ने क्लोज बॉय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे यानी CHES यानी क्लोज बॉय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, और यह पहली अंतरिक्ष परियोजना है जिसे विशेष रूप से सूर्य जैसे सितारों के आसपास रहने योग्य स्थलीय ग्रहों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये चीन के द्वारा शुरू की गई है। तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अब देखते हैं चीन के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में चीन में होने वाले एशियाई खेल 2022 को 2023 तक स्थगित किया गया। और किस लिए किया गया? कोविड-19 की वजह से। वैश्विक सुरक्षा पहल को शुरू करने वाला पहला देश चीन बना। नया उपग्रह जोंगजोंग 6D चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। पृथ्वी अवलोकन के लिए नया उपग्रह गाओफेन 303 का परीक्षण चीन के द्वारा किया गया। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल क्रूज शिप यात्री रिवर 3 गॉर्जेस फर्स्ट को चीन ने विकसित किया।
साइनोफार्म वैक्सीन चीन के द्वारा बनाई गई। अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार चीन ने विकसित किया। मार्स रोवर ज़ोरोग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा गया। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। अपना नया संचार उपग्रह जोंगजिंग 1D चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। हाई स्पीड मैंगलोव का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया। नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च चीन के द्वारा किया गया। वॉन यम्पिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। निया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगबू चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला चीन सरकार के द्वारा किया गया। और सबसे ज़्यादा विश्व में चीन की सीमा 14 देशों से लगती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन पाठ्यक्रम की शुरुआत हमारे केंद्रीय परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण के द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन श्रीवास्तव को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नवीन श्रीवास्तव को भारत के राजदूत के रूप में नेपाल में नियुक्त किया गया है। पहले नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा थे, लेकिन अब विनय मोहन क्वात्रा भारत के मुख्य विदेश सचिव बन गए हैं और उनकी जगह राजदूत के रूप में नवीन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अब नेपाल में किया गया है। तो नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देवा। और राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। अब देखते हैं नेपाल के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल यात्रा में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। शंकर प्रसाद शर्मा भारत में नेपाल के राजदूत बने। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल के काठमांडू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल ह्यूमन ऑफ करेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल बना। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास आयोजित किया जाता है। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NDB के बोर्ड और गवर्नेंस की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं बैठक की अध्यक्षता हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। और इस बैठक की थीम क्या थी? तो इस बैठक की थीम थी NDB विकास प्रभाव का अनुकूलन। क्या थी? NDB विकास प्रभाव का अनुकूलन। अब NDB तो NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना कब हुई? 2014 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में। और वर्तमान में NDB के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्रोइजो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता है। तो अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार सुभाष ओला के द्वारा जीता गया है। अब सुभाष ओला के द्वारा क्यों जीता गया है? तो सुभाष ओला ने भाप को पुनर्चक्रित यानी रिसाइकलिंग करके बॉयलरों में ऊर्जा बचाने की तकनीक विकसित की है, इसीलिए इन्हें अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 से सम्मानित किया गया है। और उनके उद्यम या उनकी फर्म जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और सुभाष ओला राजस्थान के रहने वाले हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।